नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर गिरीश गुरुजी और आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं हमारी भद्रकाली ज्योतिष कार्यालय चैनल के थ्रू। अभी कुछ 2-3 दिन के पहले ही गुरु पे बृहस्पति पे एक अच्छा वीडियो बनाया था कि मकर राशि में आने वाला गुरु किसको क्या फल देगा और उसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और किसी भी वीडियो की कोई भी जानकारी के लिए या इस वीडियो की जानकारी लिए आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर गिरीश गुरुजी, मोबाइल नंबर है 9324552324। और आज के वीडियो का विषय है शादियाँ क्यों टूटती है। दोस्तों, हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे संस्कार के अनुसार शादी की जाती है, कुल के अनुसार, ज्ञाति के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार शादी की जाती है। आजकल लव मैरिज का ट्रेंड चला है, तो साथ साथ में गृह कलेश, शादियाँ टूटना और कड़वाहट, डाइवोर्स के भी उतने ही ज़्यादा किस्से बन रहे हैं। तो दोस्तों, हम आज ज्योतिष और समाज दोनों के माध्यम से इस वीडियो पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि आखिर में शादियाँ टूटती क्यों हैं। सबसे पहला तो व्यक्ति जिसकी शादी करनी है वो खुद नक्की करता है कि मैं इसी जगह शादी करूँगा, मतलब बम्बई में ही करूँगा या तो इंडिया में ही करूँगा तो फॉरेन में ही करूँगा। लेकिन शादियाँ आपकी गए जन्म के कुछ कर्मों के किस्मत के हिसाब से कुदरत ने निश्चित की हुई है, इसलिए आप फ्लेक्सिबल रहिए कि नेचर मुझे जहाँ ले जाएगा वहाँ मैं शादी करूँगी। दूसरी बात, कुछ अपेक्षाएं रहती है, इतना ही एजुकेशन चाहिए, इसी प्रकार की हाइट चाहिए, इसी प्रकार का वज़न चाहिए या इसी प्रकार की दिखावा चाहिए। तो ये भी आपको समझना चाहिए कि नेचर ने आपके लिए एक जीवन साथी चुन के रखा है, बस आप या आपके माता पिता उसको ढूंढने में एक निमित्त बन रहे हैं। शादी उसी से होनी है जिसके साथ निश्चित है। अगर आपने ढूंढा और शादी हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपनी मर्ज़ी से अपनी निश्चित व्यक्ति से शादी की है। अगर ऐसा ही होता तो किसी के घर में शादियाँ टूटती नहीं। इसके अलावा सबसे बड़ी जो बात है वो, पहली बात में तो व्यक्तियों के पास अपनी सच्ची जन्म कुंडली होना चाहिए। अगर जन्म कुंडली नहीं है तो आपको आपके जन्म तारीख और जन्म टाइम और जन्म प्लेस से आपको बनवा लेनी चाहिए और एक अच्छे विद्वान जानकार पंडित से अपनी कुंडली में पता कर लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में मंगल दोष है या नहीं, गुरु की और शुक्र की पोजीशन कैसी है और शनि राहु की। क्योंकि शादी होने में और शादी टूटने में ये जो मेन ग्रह है इनका प्रभाव ज़्यादा होता है। जैसे कि किसी एक व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष है और सामने वाली कुंडली में मंगल दोष नहीं है, तो लोग मानते हैं कि एक व्यक्ति को नुकसान होगा या उसका आयुष का खतरा होगा। वैसे तो कोई बात नहीं होती है, लेकिन जिसकी कुंडली में मंगल होती है वो लोग अगर सामने मंगल वाली कुंडली पसंद करते हैं तो एक दूसरे के नेचर में काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह शनि ग्रह भी शादी जीवन को इफेक्ट करने वाला ग्रह है, राहु भी इफेक्ट करता है और गुरु ग्रह तो शादी करवाने के लिए, संतान देने के लिए और कौटुंबिक वृद्धि के लिए मेन ग्रह है ही। पुरुषों के लिए शुक्र ग्रह भी पावरफुल होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, कुंडली मिलान में खास करके कुछ राशियाँ ऐसी है जिनकी बाकी की राशियाँ मोस्टली शत्रु का काम करती है। तो वैसी राशियाँ को एक तो समझ लेना चाहिए सबसे पहले कि जिनकी वृषभ राशि है उनको धनु राशि से, जिनकी कर्क राशि है उनको कुंभ राशि से, जिनकी कन्या राशि है उनको मेष राशि से, जिनकी वृश्चिक राशि है उनको मिथुन राशि से, जिनकी मकर राशि है उनको सिंह राशि से और जिनकी मीन राशि है उनको तुला राशि से। और उसी का उल्टा, तुला का मीन, सिंह को मकर राशि से, मिथुन को वृश्चिक से, मेष को कन्या से, कुंभ को कर्क से और धनु को वृषभ राशि से मिलजोल बहुत कम होता है। तो ऐसे टाइम पे हो सके उतना इस राशि को टालना चाहिए। हाँ, बाकी की चीज़ें भी देखनी चाहिए। अगर खानदान अच्छा है, पहचान वाला है, मंगल दोष, नाड़ी दोष वगैरह नहीं, गुण 25 के ऊपर मिल रहे हैं, तो इस बार एक सिर्फ इस चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना है, लेकिन यहाँ एक चीज़ को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। इसके उपरांत
जन्म कुंडली का जो पहला स्थान, चौथा स्थान, सातवां स्थान, आठवां स्थान और 12वां स्थान, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये स्थान बहुत इम्पोर्टेंस है। ये स्थान आपकी मैरिज लाइफ को डायरेक्ट इफेक्ट करने वाले स्थान हैं और वहाँ पे मंगल का होना कुंडली को मांगलिक बनाता है। वहाँ पे मंगल के साथ साथ शनि, राहु या केतु होंगे तब भी शादी जीवन को थोड़ा सा इफेक्ट करते हैं, तो उसको भी आप ख्याल रख सकते हैं। कुंडली का जो सातवां स्थान है वो शादी जीवन का स्थान है। तो सातवां स्थान, उसका जो मालिक होता है उसको हम सप्तमेश बोलते हैं। अगर वो नीच है, अस्त है, 0 डिग्री का है या अपने स्थान से छठे, आठवें या 12वें स्थान में पड़ा है, किसी पाप ग्रह यानी शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों से युक्त यानी साथ में बैठा है या उनसे दृष्ट है या नवमांश में नीच का बन रहा है, तब भी शादी जीवन में मंगल हो चाहे ना हो, कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव, विघ्न, रुकावटें, वियोग, विघ्न, ये सब आने की उम्मीदें रहती हैं। शादी के साथ जो मेल मिलाप करते हैं, मैचिंग करते हैं, उसके अंदर योनि, गण, युंजा, नाड़ी, वश्य, तारा चक्र, भ्रकुट और मंगल, ये 8 चीज़ें खास करके देखी जाती है। उसमें भी खास करके जो गण हैं, देवगण जो कि जिसका रहता है उसको मनुष्य देवगण के साथ अच्छी बनती है, जिसका मनुष्य गण है उसको देवगण और मनुष्य गण से अच्छी बनती है, लेकिन जिसका राक्षस गण है उसको राक्षस गण से अच्छी बनती है, देव और मनुष्य से उसकी अच्छी नहीं बनती है। तो इसका भी ध्यान रखा जाए। इसके अलावा नाड़ी दोष होता है, जिनकी आद्य नाड़ी है और अगर सामने वाले भागीदार की, पार्टनर की, जीवन साथी की भी आद्य नाड़ी है तो उसको एक ही नाड़ी बोलते हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा सावधानी रखना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर बाकी के गुण अच्छे मिलते हैं, मंगल दोष वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरे का संस्कार, संबंध, स्वभाव अनुकूल है, तो सिर्फ नाड़ी के लिए भी अटक जाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी कुछ पूजा शांति करा के आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि मंगल दोष कमज़ोर कब पड़ता है। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति की कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें स्थान में, ये लग्न कुंडली की बात है, अगर वहाँ पे मंगल बैठा है तो कुंडली को मांगलिक मानी जाएगी। लेकिन अगर ये मंगल वक्री है यानी रेट्रोगेट, नीच का यानी कर्क का है, गुरु के साथ में या गुरु की दृष्टि में बैठा है, उच्च राशि में यानी मकर में बैठा है, या तो स्वगृही अपनी मेष या वृश्चिक राशि में बैठा है, तब ये मंगल उतना मांगलिक नहीं रहता है, उसका मंगल दोष काफ़ी हद तक हल्का हो जाता है, निर्बल हो जाता है। तब जाके सामने वाले की कुंडली में कभी कभी मंगल न भी हो तो शादी करने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा पहले स्थान में मेष का मंगल, चौथे स्थान में वृश्चिक का मंगल, सातवें स्थान में मकर या मीन का मंगल, आठवें स्थान में कर्क का मंगल और 12वें स्थान में धनु का मंगल अगर है तो भी ये मंगल काफ़ी कमज़ोर बन जाता है। यानी शादी के लिए पर्टिकुलर कि मंगल दोष के लिए मंगल कम मंगल वाला हो जाता है, हल्का मंगल हो जाता है। तब भी सामने वाली पार्टी में अगर मंगल हो या चाहे न हो, तब भी अगर बाकी की चीज़ें अच्छी मिलती है तो आप आगे बढ़ सकते हो। शादी के लिए मुहूर्त भी बहुत बड़ा एक योगदान रखता है। जब गुरु या शुक्र का अस्त हो, जो मल मास चलता हो, होलाष्टक हो, चातुर्मास हो, और ख़ास करके अगर जिसकी शादी है वो घर के सबसे बड़े व्यक्ति है यानी ज्येष्ठ पुत्र हो, तो ज्येष्ठ मास में भी उसकी शादी करना नहीं चाहिए। इसके अलावा आप जिस दिन शादी करते हो उस दिन पंचांग के अनुसार शुद्ध मुहूर्त तो होना ही चाहिए। इसके अलावा ये भी देखा जाना चाहिए कि विवाह का जिस दिन मुहूर्त हो उस दिन पुरुष को यानी वर को चौथा, आठवां, 12वां सूर्य और पहला, चौथा, 8वां चंद्रमा नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसके कुछ जाप और दान अवश्य करने चाहिए। इसी तरह के विवाह के दिन कन्या को पहला, चौथा और 8वां चंद्रमा या था चौथा, 8वां और 12वां गुरु यानी कि बृहस्पति उस दिन उसकी राशि से नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके लिए भी कुछ पूजन, शांति और दान करना चाहिए।
इसके अलावा आपकी जो भी जन्म राशि है उससे शादी के मुहूर्त के दिन की 8वीं राशि, यानी कि अगर आपकी मेष राशि है तो शादी के दिन अगर वृश्चिक राशि है तब भी उसको टालना चाहिए। वृषभ राशि है आपकी तो उस दिन अगर धनु राशि है तो 8वीं राशि होती है, तब भी आपको उसको टालना चाहिए। इसी तरह आपके जन्म लग्न से 8वां लग्न भी नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आपका जन्म लग्न है मकर, तो आपको सिंह लग्न उस दिन नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो आपसे 8वां बनता है। तो ये भी पंडित जी को, ज्योतिष लोगों को काफ़ी ध्यान रखने वाली चीज़ें होती है। इसके अलावा अगर आपको पंचांग के अनुसार एक शुद्ध मुहूर्त मिला है और परफेक्ट आपको मिला है कि आपका 12 बजे का हस्तमेलाप का टाइम है, तो आपको उस टाइम पे एग्जैक्ट 12 बजे हस्तमेलाप हो जावे या फेरे हो जाए उसका ध्यान रखना चाहिए। उसके पहले बाकी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आजकल सबसे पहले तो बारात को स्वागत करने के लिए आधे घंटे या 1 घंटे तक तो बैंड बाजे बजाते रहते हैं। हार पहनाने में, वहाँ तक आने में, मेकअप करने में, फोटोग्राफी करने में ही 1-1.5 घंटा निकल जाता है। और जो हस्तमेलाप का मेन मुहूर्त होता है उसका तो कोई अता पता ही नहीं होता है। तो उसके बाद में भी आपको फिर उसका भुगतान करना पड़ता है कि शादी जीवन में कुछ विघ्न। तो दोस्तों, अगर आप शुद्ध मुहूर्त में मानते हैं तो वो जो मुहूर्त है उसको कैसे भी करके, बाकी सारी चीज़ों को साइड में रख के इस मुहूर्त को आपको बिल्कुल संभाल लेना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी मुहूर्त ज़रूरी होता है तो गोरज मुहूर्त यानी शाम को संध्या का मुहूर्त लिया जाता है। तो आप जहाँ जिस जगह पे शादी करते हैं उस जगह के सूर्यास्त से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद, यानी सूर्यास्त के आसपास के 15-15 मिनट यानी आधा घंटा आप हस्तमेलाप के लिए ले सकते हैं, क्योंकि वो समय जो है वो कभी कभी आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो जाता है। लेकिन उस समय जो लगन चलता होगा उसमें पहले स्थान में या 8वें स्थान में पाप ग्रह मंगल या छठे 8वें स्थान में चंद्रमा नहीं आना चाहिए। हाँ, पंचांग शुद्धि तो उस दिन भी लगेगी। इसके अलावा गोरज लग्न में, जिसे हम विष्टिकरण या तो भद्रा बोलते हैं, वो भी त्यागना चाहिए। और इसके अलावा गुरुवार के दिन सूर्यास्त के पहले की ही 15 मिनट लेनी है, सूर्यास्त के बाद की 15 मिनट आपको नहीं लेनी है। ये भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आप मंगल देखते हैं, शनि देखते हैं, राहु देखते हैं, गुरु शुक्र देखते हैं, हस्तमेलाप का टाइम देखते हैं और नाड़ी गण वगैरह देखते हैं, तो आपको काफ़ी हद तक शादी जीवन में जो विघ्न या रुकावटें आनी हैं उससे आप बच सकते हैं और अपनी शादी जीवन को अच्छा बना सकते हैं। इसके अलावा एक लड़की शादी करके जब दूसरे घर में जाती है तो पूरा परिवार अपना छोड़ के दूसरे परिवार को अपनाने जाती है, तो आपको उस लड़की का भी काफ़ी ख्याल रखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और बहू न समझ के अपनी बेटी की तरह उसको समझना चाहिए, जिससे उससे भी आपके घर के अंदर दूध में शक्कर की तरह मिल जाने में कोई दिक्कत ना आए। और स्त्री को भी समझना चाहिए कि आज के बाद ये ससुराल ही मेरे लिए अगर हमेशा का निवास स्थान है, तो मेरे सास ससुर को मैं सास ससुर न मानते हुए उनको माता पिता का दर्जा दूँ तो भी उसमें कलेश या विघ्न रुकावट नहीं आ सकते हैं। आजकल के बच्चों को बूढ़े बुजुर्गों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विघ्न या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहते ही है, तो उनको उनकी बात को थोड़ा सा अनसुना करके उनका सम्मान रखना चाहिए। और बूढ़े बुजुर्गों भी समझना चाहिए कि आज की नई पीढ़ी है, मोबाइल की, इंटरनेट की पीढ़ी है, तो उनको भी अपने 50 साल पुराने विचारों से हटकर नई पीढ़ी के साथ ताल मिलाना चाहिए। इसके उपरांत अपने माता पिता को भी बने तब तक शादी जीवन में बिना कारण से दखलगिरी नहीं करनी चाहिए। आजकल के बच्चों को सपोर्ट करके, उनका मोरल बढ़ा के, उनको मोटिवेट करके उनको आगे बढ़ने के लिए उत्साह प्रोत्साहन देना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से अगर ज्योतिष और शादी जीवन दोनों को एक साथ और अपने स्वभाव को और अपने नेचर को, अपने वर्तन को साथ में मिलाकर और सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, इस तरह की नीति रखकर चलेंगे, तो आपका शादी जीवन ज़्यादा से ज़्यादा लंबा चलेगा, विघ्न रुकावट नहीं आएगी, कलेश कंकाश नहीं। और जहाँ कलेश नहीं होता है, स्त्री सुखी रहती है, आनंदित रहती है, वहाँ लक्ष्मी जी का अवश्य निवास रहता है। ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको अपनी कुंडली मिलानी है, ज्योतिष के बारे में कुछ पूछना है या
रुद्राक्ष, वास्तु, शांति, नवग्रह के रत्नों के बारे में कुछ जानना है तो आप हमारी चैनल में सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। इसके उपरांत आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं यही नंबर पे 9324552324। एस्ट्रोलॉजर गिरीश गुरुजी, मुंबई। और मेरे ऐसे बहुत सारे वीडियो है यूट्यूब पर भद्रकाली ज्योतिष कार्यालय चैनल में, जो 100 से अधिक वीडियो है। एक एक वीडियो हर सब्जेक्ट को कवर करता है, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए और वीडियो में भी आप अपने कमेंट लिख सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेशल सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए वीडियो बनाने की। तो दोस्तों, इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनना, समझना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। कोरोना का समय अभी भी चालू है, तो मास्क पहन के रखिए, हाथों को स्वच्छ रखिए और 2 गज की दूरी बनाए रखिए। सरकारी कर्मचारियों का सहकार कीजिए। आपका परिवार हर प्रकार से स्वस्थ, समृद्ध और सुखी रहे, यही अपेक्षा। नया साल 2021 का आपके लिए कुछ नए संदेश लेके आए। इस तरह से गिरीश गुरुजी की तरफ से नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।